तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कल हमने स्टार्ट किया था हमारा इंपोर्ट प्रोसीजर। ठीक है जी, आज हम कंप्लीट करेंगे हमारा एक्सपोर्ट प्रोसीजर। इस चैप्टर को भी हम कंप्लीट कर लेंगे आज से। तो पहले जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था उसको हम पहले रिवाइज कर लेते हैं सर। ठीक है जी, चलिएगा देखिएगा। तो पहले मैंने आपको दिया था एक ओवरव्यू कि पूरा जो इंपोर्ट है वो कैसे वर्क करता है सर। सबसे पहले क्या होता है, अराइवल ऑफ वेसल होता है सर। ठीक है जी। देन इसमें सेकंड स्टेप आता है कि जो पर्सन इन चार्ज ऑफ वेसल है वो फाइल करता है एक इंपोर्ट मैनिफेस्ट, जिसमें लिस्ट होती है कि कौन कौन सी गुड्स आई इस वेसल के अंदर और कौन कौन से पैसेंजर्स हैं, कौन कौन से क्रू मेंबर्स है सर। ठीक है जी। किसको देता है ये सर? ये देता है प्रॉपर ऑफिसर, जो कस्टम ऑफिसर उसको देता है सर ये। ठीक है। देन इन थर्ड स्टेप जो कस्टम ऑफिसर है वो देता है इसको पर्सन इंचार्ज को एंट्री इनवर्ट ऑर्डर। इन सिंपल वर्ड्स इसको देता है कि आप जो गुड्स है उसके यहाँ पे आके आप अनलोडिंग कर सकते हैं सर। देन आता है हमारा फोर्थ स्टेप जहां पर जो गुड्स की अनलोडिंग की जाती है। देन आता है यहाँ पर फिफ्थ स्टेप, जब गुड्स अनलोड हो जाते हैं तब गुड्स रहते हैं जो कस्टोडियन है सर, उसकी कस्टडी में गुड्स रहते हैं सर। इसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो हमने कल देखी थी क्लास में। देन आता है रोल यहाँ पर हमारे इंपोर्टर का, वो फाइल करता है बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन या फिर वेयर हाउसिंग सर, जिसको हम बोलते हैं इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। देन ये पेमेंट करता है। देन इसको क्या मिल जाता है, इसको क्लियरेंस का ऑर्डर मिल जाता है सर। या तो वेयर हाउस ले जाएगा या फिर ये अपने घर पे ले जाएगा, अपने यूज करने के लिए इसको ले जाएगा सर। क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन सर। ओके, तो ये प्रोसेस हमने कंप्लीट देखी थी। देन हमने देखा था कि ये हमारी शिप आई सर। तो ये शिप आई, जो हमारी वेसल आई, इसको अभी जल्दी आ गई, टाइम से पहले आ गई। तो जो शिप का पर्सन इंचार्ज है वो सोच रहा है कि पास में उसको टापू दिखाई दिया, एक इंसलैंड दिखाई दिया, वो सोच रहा है कि मैं यहाँ पर थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। तो क्या यहाँ पर शिप रुक सकता है? नहीं सर, शिप को हम यहाँ पर नहीं रोक सकते सर। शिप यहाँ नहीं रोका जा सकता। क्या कोस्टल पोर्ट हम शिप को रोक सकते हैं? नहीं सर, यहाँ भी आप शिप को नहीं रोक सकते। क्या कस्टम पोर्ट पर रोक सकते हैं? बिल्कुल जी। जो शिप है वो फर्स्ट टाइम एंड सब्सिक्वेंट टाइम हमेशा कस्टम पोर्ट पर ही रुकेगा सर। आई रिपीट, वो हमेशा कस्टम पोर्ट पर ही रुकेगा सर। ठीक है जी, शिप कस्टम पोर्ट पे ही आ सकता है। ओके, देखिएगा। तो हमें देखिए पूरी प्रोसेस। पहले क्या होता है, एक सेकेंड, अराइवल ऑफ वेसल होता है। देन क्या होता है, वो फाइल करता है इंपोर्ट मैनिफेस्ट। देन परमिशन मिलती है उसको एंट्री इनवर्ट के नाम से। देन अनलोडिंग होती है। देन गुड्स रहते हैं कस्टडियन के कस्टडी के अंदर। देन हमारा आता है बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, फॉर वेयर हाउसिंग एंड ट्रांसशिपमेंट। इसको हम आज डिटेल में कवर करेंगे सर। इसको आज हम डिटेल में कवर करेंगे सर। ये ट्रांसशिपमेंट का मीनिंग क्या है सर? ठीक है जी। देन यहाँ से हम फाइल करते हैं फॉर होम कंजम्पशन। देन पेमेंट की जाती है। देन आपको मिल जाता है सर क्लियरेंस ऑर्डर फॉर होम कंजम्पशन। ओके, चलेगा। अराइवल ऑफ वेसल एयरक्राफ्ट हमेशा कहां पे होगा? जो अप्रूव्ड होंगे कस्टम स्टेशन से, वहीं पे होगा सर। हाँ, अलाउ है, कोई मौसम खराब हो गया, कुछ ऐसा केस हो जाता है तो आपको अलाउ है सर। तो यहाँ पे उसकी ड्यूटी बनती है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं सर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर। तो रिपोर्ट करेगा नेक्स्ट पुलिस स्टेशन को, या उसका जो कस्टम ऑफिसर है उसको रिपोर्ट करेगा सर। और कंप्लाई करेगा जो डायरेक्शन दे रहा है ऑफिसर उसको सर। वो कंप्लाई करेगा जो डायरेक्शन को मिली है ऑफिसर से सर। Then not allowed of unloading of goods or passenger or crew unless necessary for reason of health, safety, preservation of life और property सर। जब तक उन्हें उनकी जान का, उनके सामान को खतरा ना हो तब तक उसको सामान को और पर्सन को शिप से उतरने नहीं देगा सर वो। ठीक है जी। देन क्या होता है, डिलीवरी ऑफ अराइवल मैनिफेस्ट, इंपोर्ट मैनिफेस्ट, इंपोर्ट रिपोर्ट सर। इसको आप लर्न कर सकते हैं, खाली मैनिफेस्ट बोल सकते हैं इन केस ऑफ आपका जो वेसल है, जो आपका एयरक्राफ्ट है। एंड इन केस ऑफ व्हीकल क्या बोल सकते हैं, इसको आप रिपोर्ट बोल सकते हो। इसका एक नाम और भी इसको हम बोलते हैं आईजीएम सर, इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट सर। ये नाम आपको देखने को मिलेंगे सर। उसमें क्या लिखा होता है, कौन से गुड्स यहाँ पे उतरने वाले हैं, कौन से गुड्स इंडिया में किसी और पोर्ट पर उतरेंगे, और कौन से गुड्स है वो फॉरेन के लिए लेके आया है शिप सर। ठीक है जी। तो इसकी मैनुअल फाइलिंग अलाउ है अगर आप ई फाइलिंग पॉसिबल नहीं है। वैसे आपको इसकी ई फाइलिंग करनी है
और आपने ध्यान देना है इन केस ऑफ लैंड आपको 12 आवर के अंदर इसको फाइल करना है आफ्टर अराइवल सर। यहाँ आपको बेनिफिट दे दिया गया, एक छूट दे दी गई है सर आपको यहाँ पर, और यहाँ पर मैनुअल फाइलिंग होती है। साथ में क्या है जो 30A है, यहाँ पे आता है हमारा क्रू मेंबर्स का और पैसेंजर्स का सर। ठीक है जी, देख लीजिएगा। तो पर्सन इन चार्ज लाए हुए सभी गुड्स की जो डिटेल है वो मैनिफेस्ट में रिपोर्ट में देगा सर। किसको देगा? कस्टम ऑफिसर को देगा। इन केस ऑफ हमारा वेसल क्या देगा? वो देगा अराइवल मैनिफेस्ट। इन केस ऑफ एयरक्राफ्ट क्या देगा? इंपोर्ट मैनिफेस्ट। इन केस ऑफ व्हीकल और रेलवे क्या देगा? वो इंपोर्ट रिपोर्ट सर। इसको हम आईजीएम बोलते हैं, इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट सर। ठीक है जी। देन जहां पर गुड्स को उतार कर शिप से हम रखते हैं, जहां पर हम गुड्स को शिप से उतार कर रखते हैं उसको हम लैंडिंग स्पेस बोलते हैं। ठीक है। जहां पर शिप जगह लेता है गुड्स को उतारने के लिए, देखिए जहां पर शिप जगह लेता है गुड्स को उतारने के लिए, गुड्स की अनलोडिंग के लिए, उसको हम बर्थिंग प्लेस बोलते हैं, उसको हम डॉक बोलते हैं सर। आप बर्थिंग प्लेस बोलिएगा क्योंकि आपकी बुक में जो बर्थिंग प्लेस का नाम यहाँ पे लिया गया है सर। सो लैंडिंग स्पेस जहां पर गुड्स अनलोड किए जाते हैं, बर्थिंग प्लेस जहां पर शिप जगह लेता है फॉर अनलोडिंग सर। सो मास्टर ऑफ वेसल ने मैनिफेस्ट देने के बाद जो कस्टम ऑफिसर उसे बर्थिंग प्लेस पे आने की और अनलोडिंग करने की परमिशन देता है, जिसको हम एंट्री इनवर्ड कहते हैं सर। ठीक है, जब इसको एंट्री इनवर्ड मिलेगा ये ओनली इन केस ऑफ वेसल होता है सर। ठीक है। देन क्या होता है, जो गुड्स है उसकी अनलोडिंग की जाती है कस्टम ऑफिसर के सुपरविजन में होनी चाहिए सर। वो देखेगा कि जो गुड प्रॉपर है वो उतर रही है नहीं उतर रही, कोई यहां पर स्मगलिंग वगैरह तो नहीं हो रही है सर। ठीक है। देन कई बार क्या होता है कि पहले हम बुक से रीडिंग कर लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। तो आपको क्या करना होगा, यहां पर आपको क्या मिलेगा? एंट्री इनवर्ड मिलेगा, उसके बाद ही आप गुड्स की अनलोडिंग कर सकते हैं। ये एप्लीकेबल नहीं होता आपके एयरक्राफ्ट के केस के अंदर और आपके व्हीकल के केस में अंदर सर, और चाहिए ही नहीं सर। इन केस अगर वेसल भी होगा इन केस में चाहिए ही नहीं। अगर आपका बैगेज है, पैसेंजर्स हैं, क्रू है, मेल बैगेज है, या कोई पैसेबल गुड्स है, कोई लड्डू मिठाई है, जो चीज खराब हो सकती है, उस केस में आपको चाहिए ही नहीं सर। ठीक है जी। तो एनी ऑफ द गुड्स विच आर नॉट मेंशन इन आईजीएम और इंपोर्ट रिपोर्ट कैन नॉट बी अनलोडेड सर। जो उस लिस्ट में मेंशन होगा खाली उसको आप अनलोड कर सकते हैं। एंड अनलोडिंग एंड लोडिंग ऑफ गुड्स एट अप्रूव्ड प्लेस ओनली सर। पूरे पोर्ट पे आप कहीं भी इसको उतार नहीं सकते गुड्स को। जहां कस्टम ऑफिसर आपको बोलेगा आपको वहीं पर इसकी अनलोडिंग करनी होगी, जो अप्रूव्ड प्लेस होंगे आपको वहीं पर अनलोडिंग करनी होगी सर। अनलोडिंग ऑफ द गुड्स शैल टेक प्लेस अंडर द सुपरविजन ऑफ द कस्टम ऑफिसर सर। ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट आता है बोट नोट। देखिएगा आपकी बोट यहाँ पे आ चुकी है, चाहे आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं चाहे आप इंपोर्ट कर रहे हैं सर, लेकिन पहले से डॉक के ऊपर यहाँ बर्थिंग प्लेस के ऊपर पहले से एक शिप खड़ी है, तो आपकी शिप तो यहाँ पे आ नहीं सकती। इन दैट केस क्या होगा, एक छोटी बोट जाएगी सर, एक छोटी बोट जाएगी, वहां से गुड्स को लेके आएगी या गुड्स को लेके जाएगी सर। तो इन केस ऑफ इंपोर्ट जो बोट नोट है साथ में इसके बोट नोट कंपलसरी है, बट इन केस ऑफ एक्सपोर्ट अगर साथ में शिपिंग बिल है तो कोई बात नहीं, तो बोट नोट नहीं चाहिए। अगर साथ में शिपिंग बिल नहीं है उस छोटी बोट के, इन दैट केस आपको यहाँ पर बोट नोट चाहिए होगा सर। इस बात का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है। इसको वाटर बोर्नी बोलते हैं, बार्ज बोलते हैं और लाइटर्स बोलते हैं। आगे दोबारा से जिक्र आएगा तब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है जी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, संडे को अलाउ नहीं होता, तो बोट नोट यहाँ पे चाहिए होगा सर। ये सब कुछ हमने देख लिया। हाँ जी। देन क्या था, जो गुड्स हैं वो रहते हैं कस्टडी के, किसी का कस्टडी में रहते हैं, जो कस्टोडियन है सर उसे कस्टडी में रहते हैं, तो उसे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, बनती है। अगर 2000 क्वांटिटी यहाँ पर आई, अगर यहाँ से 5 क्वांटिटी किसी ने चोरी कर ली सर, इन दैट केस उस 5 क्वांटिटी पर जो ड्यूटी है जो कस्टोडियन है वो पे करेगा सर। ठीक है। बाकी रिमेनिंग पे कौन पे करेगा, जो हमारा इंपोर्टर है। अगर चोर पकड़ में आता है पहले ही, इन दैट केस कौन पे करेगा, जो हमारा इंपोर्टर है वो पे करेगा सर। अगर चोर पहले ही पकड़ में आता है, अभी गुड्स उसने क्लियर नहीं कराई है, अगर चोर पहले पकड़ में आता है इन दैट केस जो इंपोर्टर है वो ही पे करेगा सर। तो वैल्यू ऑफ गुड्स का क्या होगा, अगर आपने इंश्योरेंस लिया तो आपको पैसे मिल जाएंगे इंश्योरेंस कंपनी से, अगर नहीं मिला था तो गए गुड्स। ओके ठीक है। ठीक है जी, सेम बात यहाँ पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिकॉर्ड मेंटेन करेगा और कॉपी सेंड करेगा प्रॉपर ऑफिसर को सर। एंड नोट टू परमिट रिमूवल ऑफ गुड्स अनलेस परमिशन इन राइटिंग बाय द प्रॉपर ऑफिसर सर। इंपॉर्टेंट इस पर क्वेश्चन बन सकता है, आप ध्यान दीजिएगा। एंड सेंड आउट टर्न स्टेटमेंट टू कस्टम अथॉरिटी सर।
तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, कि जो हमारा आईजीएम के अंदर कौन कौन सी जो आइटम मेंशन थी, कौन कौन सी गुड्स मेंशन थी, और वही गुड्स यहाँ पे अवेलेबल है सर। तो इसको रिकॉन्साइल करेगा, इसको टैली करेगा सर। वो इस स्टेटमेंट को वो सेंड करेगा कस्टम अथॉरिटी को, जो वहाँ कस्टोडियन है सर, एंड पे द ड्यूटी ऑन परचेज गुड्स सर। अगर वो 5 गुड्स चोरी हो गई थी, इन दैट केस को पे करना होगा किस रेट से, जिस दिन आपको जो आईजीएम मिला था सर, सॉरी जिस दिन आईजीएम फाइल किया गया था बाय पर्सन इंचार्ज सर, उस दिन का जो रेट है वो लिया जाएगा। आपका स्टडी मेट का क्वेश्चन भी है सर ये, ठीक है। देन फाइल की जाएगी बिल ऑफ एंट्री। आपको क्या फाइल करनी होगी, इसको आपको इलेक्ट्रॉनिक फाइल करनी होगी। हमने देखा भी था वेबसाइट पे जाकर के, जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। ये 3 टाइप की होती है, फॉर होम कंजम्पशन, इनटू बॉन्ड और एक्स बॉन्ड सर। ये 4 कॉपीज के अंदर होती है। इंपॉर्टेंट क्या है, ये आपको 30 दिन पहले फाइल कर देनी है। आज आने वाला है आपका शिप या फिर आपका एयरक्राफ्ट, उससे 30 दिन पहले आपने इसको फाइल कर देना है। इसकी लास्ट डेट कब है, जैसे कि आज 20 को आने वाला है, ये आज 20 को आएगा, तो 19 तारीख की रात, 19 तारीख की नाइट इज लास्ट डेट सर। उसके बाद अगर आप फाइल करते हैं, 20 को फाइल करते हैं, 21 को फाइल करते हैं, 25 को फाइल करते हैं, देन आपको चार्जेस पे करने होंगे एक्स्ट्रा सर, ठीक है जी। देन आपको क्या मिलता है, क्लियरेंस मिलता है फॉर होम कंजम्पशन सर। मैंने आपको यहाँ पे चार्ट बनाया था, उसको आप रीड कर सकते हैं साथ में इसके। तो गुड्स आपके हैं वो प्रोहिबिटेड नहीं होने चाहिए और आपने ड्यूटी उस पर पे कर देनी चाहिए सर, तो आपको क्लियरेंस का ऑर्डर मिल जाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिसको हम क्या देते हैं, डेफर्ड पेमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो एईओ टायर 2, एईओ टायर 3 और जो पब्लिक अथॉरिटी है, पब्लिक अंडरटेकिंग्स है, इनको हम प्रोवाइड करते हैं सर, ठीक है। तो इन केस ऑफ सेल्फ असेसमेंट आप सेम डे पे करोगे जब आप बिल ऑफ एंट्री फाइल कर रहे हो। इन केस ऑफ असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट, रीअसेसमेंट, प्रोविजनल असेसमेंट आपका फाइल करोगे, आपका 19 तारीख को कंप्लीट हुआ तो आपको 20 तारीख को 1 डे आपको मिलता है सर, आपको 1 डे में पे करना होता है। इन केस ऑफ डेफर्ड पेमेंट जो नीचे रूल में गिवन है, आपको उस अकॉर्डिंग पे करना होता है सर, ठीक है जी। इसको आपने रीड कर लेना है, सिंपल है। सो डिस्पोजल ऑफ गुड्स नॉट क्लियर सर। तो अगर आप उसको क्लियर नहीं कराते 30 दिन के अंदर, इन दैट केस क्या होगा सर, वो आपकी जो गुड्स वगैरह है उसका ऑक्शन हो जाएगा सर, ठीक है जी। हाँ, अगर आपकी गुड्स ऐसी है, एनिमल्स हैं, कोई फूड स्टफ्स है, तो 30 दिन से पहले भी उसको क्या करेगा, सेल कर देगा सर। कौन सेल कर देगा, कस्टोडियन सर। तो आफ्टर ऑक्शन एक कंसोलिडेटेड बिल ऑफ एंट्री इज फाइल्ड बायर वाइज, विद इन 15 डेज क्या करेगा, जो ऑफिसर है वो ऑर्डर देगा और क्या करेगा, ऑक्शनल गुड्स हैंडेड ओवर टू बायर आफ्टर ड्यूज पेड आउट ऑफ द चार्ज ऑर्डर पास, ठीक है जी। देन एक कॉन्सेप्ट आता है हमारा वेयरहाउसिंग विदाउट वेयरहाउसिंग का सर। या तो आप ड्यूटी कैलकुलेट नहीं कर पा रहे सर, आपको रेट नहीं मिल रहा सर, या फिर ऑफिसर आपको बोलता है कि आपने जो वैल्यू निकाली है ना, वो वैल्यू सही नहीं है सर, मैं आपकी वैल्यू दोबारा निकालूंगा, आपने जो ड्यूटी वैल्यू निकाली है वो गलत है सर। या फिर आपने इसको वेयरहाउस करना है पर आपको बॉन्ड नहीं मिल पा रहा, बैंक में बिजी है, बैंक वाले कहते हैं कल आना, चक्कर कटवा रहे हैं। इन दैट केस एक टेम्परेरी तौर पर वो आपको अलाउ कर देगा स्टोर करना इन गुड्स को इन पब्लिक वेयरहाउस फॉर 30 डेज विदाउट एनी बॉन्ड सर, ठीक है जी। एक्सटेंशन कितना मिल सकता है आपको, 30 दिन का सर, बाय एसीडीसी, असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर सर, ठीक है। जो पेमेंट है वो आपको करनी होती है ई कैश के थ्रू, जस्ट लाइक आवर जीएसटी। अब हमारे जीएसटी में तो ऐसा होता है ना, ठीक है। इन केस में आपको नहीं चाहिए, ठीक है जी। और बाकी क्या है कि आपको क्या मिल जाते हैं, आपको क्रेडिट मिल जाते हैं। तो कुछ ऐसे पर्सन होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, जो गवर्नमेंट बेनिफिट देती है, जिनको ये जो ड्यूटी है वो वापस मिल जाती है, तो उनका यहाँ पे क्रेडिट हो जाता है। या तो यहाँ से रिफंड ले सकते हैं, या फिर आगे वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे हैं तो वहां पे ड्यूटी का यूज कर सकते हैं, या फिर किसी और को वो ट्रांसफर भी कर सकते हैं, ठीक है जी। हुआ कंप्लीट आपका ये, चलेगा। हम देख लेते हैं यहाँ पर एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स एंड ओवरव्यू से। करें स्टार्ट आज ये क्लास, चलिए। तो जो हमारा एक्सपोर्ट का प्रोसीजर है, यहाँ पर कस्टोडियन का कुछ यहाँ मेन रोल नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है जी। जो मेन रोल यहाँ पे क्या आता है कि पहले हम देखा था कि इंपोर्ट में क्या होता है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, वेसल का अराइवल होता है, मतलब जो पर्सन इंचार्ज है उसका रोल स्टार्ट होता है। यहाँ बिल्कुल उल्टा है, यहाँ रोल स्टार्ट होता है पहले जो हमारा एक्सपोर्टर है उससे सर, ठीक है जी। पहले हमारा आएगा एक्सपोर्टर सर, ये क्या करेगा, नंबर 1 ये फाइल करेगा शिपिंग बिल फॉर एयरक्राफ्ट या फिर वेसल सर।
और बिल ऑफ एक्सपोर्ट फॉर व्हीकल सर इन केस ऑफ लैंड। तो फाइल करेगा शिपिंग बिल सबसे पहले, किसको देगा सर, जो कस्टम ऑफिसर है उसको देगा सर। कैसे फाइल करेगा, ऑनलाइन फाइल करेगा, मैंने आपको दिखाया था कि वहां पर शिपिंग बिल का नाम भी आ रहा है जैसे हमने बिल ऑफ एंट्री फाइल करी थी। इन सेकंड नंबर जो कस्टम का ऑफिसर है वो क्या करेगा, वो इसको वेरीफाई करेगा, वो देखेगा कि प्रॉपर है कि नहीं, जो इसने गुड्स मेंशन की है उस गुड्स का एक्सपोर्ट अलाउ भी है कि नहीं है सर। ठीक है जी, वो चेक करेगा कि इन गुड्स का जो एक्सपोर्ट है वो अलाउ है कि नहीं है, कि कहीं उस पर सरकार ने रोक लगा रखी हो इस चीज को एक्सपोर्ट कर रहा हो, तो बात तो गलत होगी ना सर। देन इन थर्ड स्टेप क्या होगा सर, जो प्रॉपर ऑफिसर है, जो कस्टम ऑफिसर है, वो ऑर्डर देगा फॉर लोडिंग एंड एक्सपोर्टेशन, इसको हम बोलते हैं लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर। चलो एक्सपोर्ट करें सर, चलो एक्सपोर्ट करें, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर। ठीक है, 3 स्टेप क्लियर है आपको। देन गुड्स आ जाएगी वहां पोर्ट के ऊपर। देन 4th नंबर पे क्या होगा, ये देगा एंट्री आउटवर्ड ऑर्डर। पहले आपको क्या मिला था वहां पर इंपोर्ट केस में एंट्री इनवर्ड, यहां मिलता है आपको एंट्री आउटवर्ड सर। ठीक है, तब यहां पे शिप आ जाएगी। देन यहां शिप आने के बाद, आपके वेसल आने के बाद ही क्या देगा, पर्सन इंचार्ज इसको, हमारे कस्टम ऑफिसर को एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट। पहले क्या दिया इसने, इंपोर्ट मैनिफेस्ट। इसमें क्या होगा, पूरी पूरी लिस्ट होगी सर, कौन कौन सी मैंने गुड्स लोड करी है, कौन कौन से पैसेंजर्स में चढ़े हैं, कौन कौन से क्रू मेंबर्स हैं, उनकी लिस्ट इसको दी जाएगी सर, सेम लाइक इंपोर्ट सर। देन अभी शिप यहां से नहीं जाएगा सर, अभी शिप यहां से नहीं जाएगा जब तक उसको ऑर्डर नहीं मिलती सर, ऑर्डर ऑफ प्रॉपर ऑफिसर फॉर डिपार्चर ऑफ कन्वेंस सर। जब तक उसको ऑर्डर नहीं मिलती, यहां पर बहुत से उससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। जब जो प्रॉपर ऑफिसर है, जो कस्टम ऑफिसर है, वो मानेगा कि सही है, बिल्कुल कुछ भी गलत नहीं हो रहा, तो ही उसको जाने का ऑर्डर देगा। ठीक है जी, ये पूरी पूरी प्रोसेस है, ये हमारी एक्सपोर्ट की प्रोसेस है सर। ठीक है जी, चलिए इसको बुक से पढ़ लेते हैं, देन डिटेल में 1 by 1 हर एक स्टेप को हम क्लियर करते जाएंगे सर। करें स्टार्ट सर, चलिएगा। देखिए, सो एक्सपोर्ट प्रोसीजर एंड ओवरव्यू सर। सो एक्सपोर्टर फाइल द शिपिंग बिल इन केस ऑफ एयर और वाटर एंड बिल ऑफ एक्सपोर्ट इन केस ऑफ लैंड सर। ठीक है जी, डॉक्यूमेंट आपने लर्न कर लेने हैं सर, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ एमसीक्यू में पूछ सकते हैं वैसे, बाकी आगे का जो पूरा कस्टम है उसको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर। सो प्रॉपर ऑफिसर चेक इफ ड्यूटी पेएबल पेड और नॉट प्रोहिबिटेड। वो चेक करेगा कि ड्यूटी पे कर दी है और जो आप गुड्स एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं वो प्रोहिबिटेड तो नहीं है, उसके एक्सपोर्ट पे कोई रोक तो नहीं है सर। ठीक है, कोई ऐसी गुड जिसकी पहले इंडिया में कमी है उसको आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ प्रोहिबिट किया होगा तो उस चीज को चेक करेगा सर। देन यहाँ पे थर्ड स्टेप आता है, प्रॉपर ऑफिसर पास ऑर्डर फॉर क्लियरेंस, उसको देगा लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर, चलो एक्सपोर्ट करें सर। तो देन आता है हमारा फोर्थ स्टेप, गुड्स लोडिंग ऑन एयरक्राफ्ट वेसल और व्हीकल ओनली सबमिटेड ड्यूली पास शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट सर। और आपको यहां क्या मिल जाता है, एंट्री इनवर्ड ऑर्डर, एंट्री आउटवर्ड ऑर्डर सर इन केस ऑफ वेसल सर। देखिएगा, आपको पहले बोला गया कि आपने यहां शिपिंग बिल फाइल करा है, ठीक है, यहां अगेन आपको बोल रहे हैं शिपिंग बिल के बारे में, फिर दोबारा क्यों आया है यहां पर, यहां से इसलिए आया है, पहले आप फाइल करते हो उसको प्रोविजनली सर, प्रोविजनली, ये भी फाइनल नहीं हुआ सर। जब इसको वेरीफाई कर देता है ऑफिसर, आपको ऑर्डर मिल जाता है, तो ये क्या होता है, ये फाइनल हो जाता है। देन आपको इसको अगेन सबमिट करना होता है इन रियलिटी, प्लस आपको जो ड्यूटी है वो पे करनी होती है सर। ठीक है जी, सो गुड्स लोडिंग ऑन एयरक्राफ्ट और वेसल ओनली सबमिटेड ड्यूली पास शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट सर। आपको दोबारा फाइल करना होता है यहाँ से वेरीफाई होने के बाद, और आपको साथ में ड्यूटी भी पे कर देनी होती है यहाँ पर। ठीक है जी, आपको क्या मिल जाता है यहाँ पर, एंट्री आउटवर्ड मिल जाता है सर, इसके बाद ये फाइल करना होता है। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको। देन डिलीवरी ऑफ एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट, जो पर्सन इंचार्ज देगा कि कौन कौन सी गुड्स मैंने इसके अंदर लोड करी है, कौन कौन से पैसेंजर जा रहे हैं, कौन कौन से जो क्रू मेंबर्स हैं वो इसके अंदर जा रहे हैं सर। देन लास्ट में ऑर्डर मिलता है बाय प्रॉपर ऑफिसर फॉर डिपार्चर ऑफ कन्वेंस सर। जब तक ये ऑर्डर नहीं मिलती, जब तक ये ऑर्डर नहीं मिलती, तब तक आपकी शिप वहां से हिल भी नहीं सकती सर। ठीक है जी, चलेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका, इसको हम लास्ट में जो
सेक्शन हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिएगा। देखिएगा, अगर आप कर रहे हैं एक्सपोर्ट, तो ये हमारे एक्सपोर्टर जी हैं, ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर ये कर रहे हैं वेसल के थ्रू, क्या कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट थ्रू, क्या कर रहे हैं सर, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इन दैट केस इनको क्या फाइल करना होगा सर, इनको फाइल करना होगा शिपिंग बिल सर। आई रिपीट, इनको शिपिंग बिल फाइल करना होगा, जो एक डॉक्यूमेंट है सर। ठीक है जी। देन अगर ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं थ्रू व्हीकल, थ्रू लैंड रूट, या फिर कर रहे हैं ये थ्रू रेलवे, इन दैट केस इसको क्या फाइल करना होगा, बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइल करना होगा। बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइल करना होगा सर। बात क्लियर है आपको? चलिएगा, बस इतनी सी बात है सेक्शन के अंदर। सेक्शन नंबर 50, एंट्री ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्टेशन। तो एक्सपोर्टर शैल फाइल इलेक्ट्रॉनिकली ऑन कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम, मींस आइस गेट सर। आइस गेट जो इसका कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम है सर, वहां पर आपको हमने दिखाया था ना कि वहां पे बिल ऑफ एंट्री लिखा हुआ था, वहां पे शिपिंग बिल भी लिखा हुआ था, वहां पर बिल ऑफ एक्सपोर्ट भी लिखा हुआ था। ठीक है, उस वेबसाइट पर ये को फाइल करेगा सर, एंड पे द कस्टम ड्यूटी सर। एंड शिपिंग बिल इन केस ऑफ वेसल ऑफ एयरक्राफ्ट होता है, और बिल ऑफ एक्सपोर्ट कब होता है, इन केस ऑफ लैंड होता है सर। अगर आप इसको व्हीकल से कर रहे हैं एक्सपोर्ट, अगर आप रेलवे से कर रहे हैं सर, मतलब इन केस ऑफ लैंड कर रहे हैं आप इसको। ठीक है जी। ए शिपिंग बिल इज फाइल ओनली ऑफ द एंट्री आउटवर्ड, ओनली ऑफ द एंट्री आउटवर्ड। देखिएगा, ओनली आफ्टर एंट्री आउटवर्ड। यहां पे बात नहीं कर रहे, यहां पे खाली आपने इसको टेम्परेरी फाइल किया था। बाकी आपको जब एंट्री आउटवर्ड मिल जाएगा, आपको एंट्री आउट मिल जाएगा, तब आपने इसको फाइल करना है और आपने ड्यूटी को पे करना है सर। ठीक है जी, ये बात ध्यान रखनी है। ये शिपिंग बिल इज फाइल ओनली आफ्टर द एंट्री आउटवर्ड। फाइल किया तब माना जाएगा जब ये फाइनल हो जाएगा, जब ये फाइनल हो जाएगा, एंड अब यहाँ पे आप ड्यूटी प्लस में पे कर दोगे इसके साथ में। ठीक है जी। देन हमारा आता है सर क्लियरेंस ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्टेशन। देख लेते हैं इसको, 51 सेक्शन सर, देखिएगा। देखिएगा 51 सेक्शन, इफ प्रॉपर ऑफिसर satisfied that goods are not prohibited and duty is paid, makes order for shipment in duplicate copy of shipping bills called let export order। कि उसको ऑर्डर देगा, वो वेरीफाई करेगा कि जो इसमें गुड्स मेंशन है वो प्रोहिबिटेड नहीं है और ड्यूटी पे कर दी है, इन दैट केस उसको क्या देगा, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर देगा सर। मेक्स ऑर्डर फॉर शिपमेंट इन डुप्लीकेट कॉपी सर। ठीक है। If goods mentioned in shipping bills cleared but not exported in full or part, in that case क्या होगा, within 7 days of departure of conveyance sir, furnished to PO sir। देखिएगा, जो लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल चुका है आपको आपकी गुड्स का, आप एक्सपोर्टर हैं, लेकिन आपने क्या किया कि कुछ गुड्स ऐसी है जो आपने एक्सपोर्ट करी नहीं सर, वो वहीं के वहीं पड़ी रहेगी, या फिर आपने एक्सपोर्ट किया ही नहीं सर, आपने गुड्स को लोड किया ही नहीं, तो आपको 7 दिन के अंदर उसको बताना है। आपने 7 दिन के अंदर जो प्रॉपर ऑफिसर है, जो कस्टम ऑफिसर है, आपने उसको बताना है सर कि मैंने एक्सपोर्ट किया ही नहीं सर। ठीक है जी, ओके, आपकी ड्यूटी बनती है, यहां पर एक्सपोर्टर की यहां पर ड्यूटी बनती है। देन सेक्शन नंबर 39 सर, सो एक्सपोर्ट गुड्स नॉट टू बी लोडेड ऑन वेसल अंटिल एंट्री आउटवर्ड ग्रांटेड सर, अंटिल एंट्री आउटवर्ड ग्रांटेड सर। ये बैगेज केस में अप्लाई नहीं होता, जो आपका मेल बैग है उसमें अप्लाई नहीं होता, सेम लाइक इंपोर्ट सर। ठीक है। नोट एप्लीकेबल ओनली ऑन वेसल, नोट ऑन एयरक्राफ्ट और व्हीकल सर। ये बात पता होनी चाहिए आपको। सेम लाइक इंपोर्ट, इंपोर्ट के केस में भी जो एंट्री इनवर्ड होता है, आई रिपीट, जो एंट्री इनवर्ड होता है वो एयरक्राफ्ट और व्हीकल के केस में अप्लाई नहीं करता, और साथ में आपका जो बैगेज है और जो आपका मेल बैग्स है, इन केस ऑफ वेसल होगा ये तो भी अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है। फॉर लोडिंग गुड्स फॉर एक्सपोर्ट हैव दीज रिक्वायरमेंट सर, हैव दीज रिक्वायरमेंट। तो क्या रिक्वायरमेंट है, सो एंट्री आउटवर्ड ग्रांटेड, आपको एंट्री आउटवर्ड मिल चुका है, कहां मिलेगा आपको, कोई सी सेक्शन में मिलेगा एंट्री आउटवर्ड। आपको शिपिंग बिल, बिल ऑफ एक्सपोर्ट या ट्रांसशिपमेंट मिल चुका है सर,
आपने फाइल कर दिया है शिपिंग बिल। कहां फाइल किया आपने? सेक्शन नंबर 50 के अंदर फाइल करा है आपने, यहां पर तो आपने शिपिंग बिल फाइल कर दिया है, आपको एंट्री आउटवर्ड मिल चुका है और आपको लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल चुका है सेक्शन नंबर 51 के अंदर सर, यहां ऊपर यहां पे आपको लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल चुका है। ठीक है, प्लस अगर आपने जो छोटी बोट को सेंड करा है तो वहां पे आपने बोट नोट को इश्यू कर दिया है सर, बोट नोट को इश्यू कर दिया है सर। ठीक है, ये सारी बातें होगी तो ही गुड्स की जो लोडिंग है वो की जाएगी सर। ठीक है जी, चलेगा। सेक्शन नंबर 40 पे आते हैं सर। तो एक्सपोर्ट गुड्स नॉट टू बी लोडेड अनलेस ड्यूली पास्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर। जब तक जो प्रॉपर ऑफिसर में परमिशन नहीं मिलती तब तक जो गुड्स की लोडिंग है वो नहीं की जा सकती सर। सो पर्सन इन चार्ज शैल नॉट परमिट टू लोड ऑन कन्वेंस सर। एक्सपोर्ट गुड्स होगा अदर देन बैगेज और मेल्स अनलेस शिपिंग बिल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूली पास सर। जब तक जो प्रॉपर ऑफिसर है आपको जो शिपिंग बिल है सर, जो शिपिंग बिल है उसको पास नहीं करता तब तक उसकी जो लोडिंग है वो नहीं की जा सकती सर। ठीक है, आपके बैगेज के केस में और आपके मेल केस में अप्लाई नहीं होता सर, इसका अलग प्रोसीजर है, इसका अलग से प्रोसीजर है सर, इसका अलग से चैप्टर है सर। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग वर्क करता है। अगर आपको जो बैगेज होगा जो मेल्स होगा सर, हम इनकी बात कर रहे हैं बैगेज मेल की, तो अनलेस एक्सपोर्ट परमिटेड बाय द प्रॉपर ऑफिसर सर। तो अगर ऐसी कुछ आप बैगेज में लेके जा रहे हैं, कुछ मेल में लेके जा रहे हैं जो भेजना सही नहीं है, गलत है, तो क्या होगा, जो प्रॉपर ऑफिसर है उसको रोक सकता है सर, उसको रोक सकता है सर। ठीक है जी, उसको परमिट मिलना चाहिए बाय प्रॉपर ऑफिसर सर। ठीक है, बाकी जो शिपिंग बिल है वो इस केस में नहीं चाहिए होता, जो बैगेज है जो मेल्स है इनके में शिपिंग बिल नहीं चाहिए होता। इसके लगते जो चैप्टर है वहां पर डिटेल में इसके बारे में बताया गया है सर, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं इस पॉइंट को सर। ठीक है, नेक्स्ट में आता है सेक्शन नंबर 41 सर, ये इंपॉर्टेंट है सर, स्टडी मैटर क्वेश्चन भी है ये वाला, इसके ऊपर देखिएगा। सो सेक्शन नंबर 41 सर, कैन बी फाइल्ड बाय द पर्सन इन चार्ज और पर्सन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट सर। या तो पीआईसी फाइल करेगा या फिर कोई पर्सन नोटिफाई किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो फाइल करेगा इसको सर। ये वही है हमारा जो हमारा था ना इंपोर्ट के केस में, इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, आईजीएम बोलते हैं इसको, जिसमें डिटेल होती है कि कौन सी गुड्स यहाँ अनलोड होने वाली है, कौन सी गुड किसी और पोर्ट पे अनलोड होगी, कौन सी गुड हम किसी और पोर्ट पे लेके जाएंगे, फॉरेन के बाहर लेके जाएंगे, कौन कौन से पैसेंजर्स आए हैं, कौन कौन से क्रू मेंबर्स हैं, ये वही है बिल्कुल। ठीक है, वो था हमारा सेक्शन नंबर 30 एंड 30A सर। ये हमारा 41 एंड 41A सर। तो 41 में केस में क्या आता है, यहाँ पर गुड्स की डिटेल आती है सर, यहाँ पर गुड्स की डिटेल आती है सर। ठीक है जी, इट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकुलर्स ऑफ वेसल, कार्गो, स्टोर्स, क्रू मेंबर्स। ये हमारा नेक्स्ट सेक्शन में आता है सर, देखिएगा इसका जो सेकंड पार्ट है उसका, यहाँ पर पैसेंजर्स एंड क्रू मेंबर डिपार्चर मैनिफेस्ट। सबमिट इलेक्ट्रॉनिकली बिफोर डिपार्चर, मैनुअल इज अलाउड इन एक्सेप्शनल केस। अगर आप डिले करते हैं फाइलिंग के अंदर तो आप पे पेनल्टी लगाई जाएगी 50,000 रुपए तक की सर। ठीक है, तो इसको बनाया कैसे जाएगा, इसको बनाया कैसे जाएगा इसको हम समझ लेते हैं एक बार, देखिएगा। तो आप एक्सपोर्ट कैसे कैसे कर सकते हो, आप थ्रू वेसल कर सकते हो एक्सपोर्ट, आप थ्रू एयर कर सकते हो, आपका जो एयरक्राफ्ट के थ्रू, आप रेलवे थ्रू कर सकते हो, और आपका जो व्हीकल है उसके थ्रू आप एक्सपोर्ट कर सकते हो सर। सो प्रिपरेशन ऑफ द डिपार्चर जनरल मैनिफेस्ट, इसको आप एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट बोल सकते हैं, आप इसको डिपार्चर मैनिफेस्ट बोल सकते हैं, या फिर आप इसको एक्सपोर्ट रिपोर्ट बोल सकते हैं इन केस ऑफ हमारा व्हीकल सर। ठीक है, तो ये मैनिफेस्ट जिसमें डिटेल होती है कि कौन कौन सी गुड्स है वो जाने वाली है इस शिप के अंदर सर, इस एयरक्राफ्ट के अंदर सर। ठीक है जी, इस रिपोर्ट को कैसे बनाएगा जो पर्सन इन चार्ज है सर, देखिएगा। पहले हमारा आता है सर वेसल। तो शिप में क्या होगा, इशू मेड रिसिप्ट ऑन बोर्डिंग ऑफ गुड्स सर। जैसे मैंने गुड्स को एक्सपोर्ट करना है, मैंने गुड्स को एक्सपोर्ट करना है, तो मैं शिप के पास जाऊंगा, तो मैं गुड्स को क्या करूंगा, लोड करूंगा। तो मुझे बदले में क्या मिलेगा सर, मुझे बदले में मिलेगा मेट रिसिप्ट सर, मुझे बदले में मिलेगा मेट रिसिप्ट सर। ठीक है जी, मुझे बदले में मिलेगा मेट रिसिप्ट। वैसे ही अगर मैंने जो एयरक्राफ्ट है उसके थ्रू अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा एयर कंसाइनमेंट नोट सर, व्हेन डिलीवर फॉर अनलोड लोडिंग सर, फॉर डिलीवर फॉर लोडिंग सर। मुझे क्या मिलेगा बदले में, एयर कंसाइनमेंट नोट सर। मैं एक्सपोर्टर हूं, मैं इस पे लोडिंग कर रहा हूं, मुझे बदले में क्या मिल रहा है सर, एयर कंसाइनमेंट नोट सर। या फिर मैं इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूं थ्रू लैंड,
देन मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगी या तो रेलवे रिसिप्ट या मुझे मिलेगी लोरी रिसिप्ट सर। ठीक है जी। वैसे ही आप एग्जांपल लीजिए, जो शिप वाला है, जो पर्सन इंचार्ज है, उसने लगा लीजिए 50 बंदों की जो गुड्स है वो लेके जा रहा है एक्सपोर्ट करने के लिए। 50 एक्सपोर्टर्स की जो गुड्स लेके जा रहा है वो एक्सपोर्ट करने के लिए। ठीक है जी। तो 50 बंदों को क्या इशू किया होगा, मैट रिसिप्ट सर, मैट रिसिप्ट। उस 50 रिसिप्ट को मिलाकर क्या बनेगी, हमारा बनेगा डिपार्चर जनरल मैनिफेस्ट। जितने लोगों ने वो रिसिप्ट इशू करी है उस सारी रिसिप्ट को हम जब मिक्स कर देते हैं, इकट्ठा जोड़ देते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, हमारा बन जाता है डिपार्चर जनरल मैनिफेस्ट। वैसे ही इन केस ऑफ एयर क्या होगा, जो एयर कंसाइनमेंट नोट उसने इशू करे हैं, जितने भी लोगों को इशू करे हैं, जितने भी एक्सपोर्टर को इशू करे हैं, उन सबको जोड़कर एक लिस्ट बना दी जाएगी। वो कंप्लीट लिस्ट क्या होगी, डिपार्चर जनरल मैनिफेस्ट, डीजीएम सर, डीजीएम सर। वैसे जो रेलवे रिसिप्ट है, जो लोरी रिसिप्ट है, उन सबको हम जोड़ देंगे जितनी भी इशू की गई है, तो कंप्लीट क्या बन जाएगी, डीजीएम बन जाएगी सर। सो कंसोलिडेटेड रिपोर्ट ऑफ मैट रिसिप्ट, एयर कंसाइनमेंट नोट, लोरी रिसिप्ट या फिर रेलवे रिसिप्ट इज डीजीएम सर। जो इसकी कंसोलिडेट कर देंगे, इन सबको जोड़ देंगे सर, जितनी भी इश्यू की गई है सर, जो कंप्लीट होती है, इसमें सारी डिटेल होगी सर, उसको क्या बोलते हैं, डीजीएम बोलते हैं, डिपार्चर जनरल मैनिफेस्ट बोलते हैं। इंपोर्ट केस में क्या होता है, आईजीएम होता है, इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट सर। ठीक है जी। देखिएगा सेम बात आपकी बुक में लिखी गई है सर। प्रिपरेशन ऑफ डिपार्चर जनरल मैनिफेस्ट सर, डीजीएम बोलते हैं सर इसको हम, डीजीएम। तो शिप में क्या होगा, आपको जो मेट रिसिप्ट है वो इशू की जाएगी। एयर के केस में क्या होगा, आपको जो एयर कंसाइनमेंट नोट है वो इशू किया जाएगा। जो रेलवे है, जो लैंड है, उसके केस में क्या होगा, रेलवे रिसिप्ट होगी या फिर लोरी रिसिप्ट होगी। तो लगा लीजिए 50 एक्सपोर्टर हैं, उन सबको इशू की गई है, उन सबकी जो रिसिप्ट इशू की गई है उन सबको हम जोड़ के जो बनाते हैं कंसोलिडेटेड रिपोर्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, डीजीएम बोलते हैं इन सब के केस में सर। ठीक है, इस तरह से इसको तैयार किया जाता है सर। बात क्लियर है आपको, क्लियर है सर। देन हमारा नेक्स्ट आता है सर, सेक्शन नंबर 41 देख रहे हैं ना हम, देखिए। देन 41A, 41 किसमें क्या आया था, गुड्स के बारे में आया था। 41A के अंदर क्या आएगा, जो पैसेंजर्स हैं, जो क्रू मेंबर्स हैं, उनके बारे में आएगा सर। तो पीआईसी डिपार्टिंग फ्रॉम इंडिया शैल डिलीवर टू प्रॉपर ऑफिसर पैसेंजर्स क्रू डिपार्चर मैनिफेस्ट सर एंड पैसेंजर्स नेम रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन सर। इन केस ऑफ डिफॉल्ट क्या होगा, पेनल्टी लगाई जाएगी आपके ऊपर 50,000 रुपए तक की सर। ठीक है, चलेगा। हमारा लास्ट आ रहा है यहां पर सेक्शन नंबर 42 सर। नो कन्वेंस टू लीव इंडिया विदाउट ऑर्डर, नो कन्वेंस टू लीव इंडिया विदाउट ऑर्डर सर। क्या बात हो रही है यहां पर, देखिएगा। मैंने आपको बताया कि सारी की सारी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, सारी की सारी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन जब तक ये ऑर्डर नहीं मिलता, ऑर्डर ऑफ पीओ फॉर डिपार्चर ऑफ कन्वेंस, तब तक वो शिप है, जो एयरक्राफ्ट है, जो हमारा व्हीकल है, वो वहां से हिलेगा भी नहीं सर, वो वहां से हिलेगा भी नहीं। तो यहां पे क्या होगा, कब देगा ये ऑर्डर, इसको देखते हैं। देखिएगा, तो ये हमारा प्रॉपर ऑफिसर है, ये हमारा कस्टम ऑफिसर है। ठीक है जी। सो नो कन्वेंस टू लीव इंडिया विदाउट ऑर्डर, सेक्शन नंबर 42 सर। यहां पे क्या होगा, जो पर्सन इन चार्ज है शैल नॉट अलाउ डिपार्चर ऑफ कन्वेंस अनलेस, जो उसका शिप है वहां से हिलेगा भी नहीं सर। ठीक है जी, का मतलब कहीं नहीं जाएगा। नंबर 1, पर्सन इन चार्ज आंसर आर द क्वेश्चंस पुट बाय द कस्टम ऑफिसर। जो कस्टम ऑफिसर है, जो प्रॉपर ऑफिसर है, उसे जितने भी क्वेश्चन पूछ रहा है उस सारे क्वेश्चन के उसको आंसर देने पड़ेंगे। ये उससे पूछ रहा था शिपिंग बिल दिखाइए, ये डॉक्यूमेंट दिखाइए, ये गुड्स दिखाइए, ये चीज कहां पड़ी है, ये कैसे है, तो सारे के सारी बात के उसको आंसर देने पड़ेंगे सर। ठीक है, सारी बात का जवाब देगा तो इसको वहां जान दिया जाएगा सर। नंबर 2, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 42 कंप्लाई सर। जिस सेक्शन की हम बात कर रहे हैं इसमें जो बातें लिखी गई है वो सारी कंप्लायंस होनी चाहिए सर। नंबर 3, शिपिंग बिल, बिल ऑफ एक्सपोर्ट
या कोई और डॉक्यूमेंट होगा रिक्वायर्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर डिलीवर टू हिम। अगर प्रॉपर ऑफिसर डॉक्यूमेंट मांग रहा है तो उसको जो पीआईसी है उसको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा सर। ठीक है जी। ऑल ड्यूटी लेवेबल ऑन स्टोर कंजम्पशन ऑफ कन्वेंसर। जो कन्वेंस है उसमें कुछ ऐसी जो स्टोर आइटम है वो लोड की गई है, जैसे कोई खाने पीने आइटम लोड की गई है तो उस पर ड्यूटी पे करनी पड़ेगी एक्सपोर्ट करने की। ठीक है, उस पर आपने ड्यूटी पे कर दी है, प्लस एनी चार्ज पेनल्टी पेड और ग्रंटेड, या फिर आप पे कोई चार्ज क्रिएट किया गया है, आपने लगा लीजिए जो मैनिफेस्ट आपने फाइल नहीं किया था, दैट्स वाई हमने आप पे लगाई है पेनल्टी सर। तो पेनल्टी है वो आपने पे कर दी है सर। आप पे कोई पेनल्टी पेंडिंग नहीं होनी चाहिए, आप पे कोई चार्ज पेंडिंग नहीं होना चाहिए। किस पे, मतलब जो शिप जा रही है, जो पीआईसी जा रहा है सर, उस पर कोई ऐसा कोई चार्ज, कुछ ऐसी पेनल्टी पेंडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर पेंडिंग है या तो आपने पे कर दी है, तो आपने पे नहीं करी है, या तो आपने कोई गारंटी प्रोवाइड कर दी है। आप कह रहे हैं सर मुझे मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं वापस आता हूँ शिप से, आपको गारंटी देता हूँ, कोई भी आपने बैंक की गारंटी दे दी, आपने कोई ऐसे डॉक्यूमेंट फाइल कर दिया और बाद में आपको क्या करोगे, आके पे कर दोगे सर। ठीक है। इफ गुड्स लोडेड विदाउट एक्सपोर्ट ड्यूटी इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द लॉ सच गुड्स अनलोडेड सर। ठीक है जी। अगर गुड्स लोड की जा रही है कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ तो ऐसी गुड्स को अलाउ नहीं किया जाएगा सर। ठीक है, चलो इसको बुक से पढ़ लेते हैं। यही पता यहां पे लिखी गई है, जो पीआईसी है वो क्या करेगा, सारे क्वेश्चन का आंसर देगा, कंप्लाई करे सेक्शन को। शिपिंग बिल अगर मांग रहा है, बिल ऑफ एक्सपोर्टर मांग रहा है प्रोफेसर, तो उसको प्रोवाइड करेगा सर। ऑल ड्यूटी लेवेबल ऑन स्टोर पे करेगा सर। कोई पेनल्टी पेंडिंग है तो पे करेगा या फिर उसकी गारंटी प्रोवाइड करेगा सर। इफ गुड्स लोडेड विदाउट एक्सपोर्ट ड्यूटी इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ सच गुड्स अनलोडेड सर। उसको गुड्स को उतारना पड़ेगा, सारी की सारी उस गुड्स को वहां से उसको उतारना पड़ेगा तो इसको जाने दिया जाएगा सर। ठीक है जी। इंपॉर्टेंट सेक्शन है, अभी एग्जाम में शायद नहीं पूछा गया, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, एग्जाम में पूछा नहीं गया है। इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। ये 5 पॉइंट आपने लर्न कर लेना है सर, बाय हार्ट इसको आपने लर्न कर लेना है। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सर। ठीक है जी। चलिए हमारा लास्ट पॉइंट यहाँ पे आता है ट्रांसशिपमेंट और ट्रांजिट। आप मुझसे पूछ रहे हैं ना बार बार, सर ट्रांजिट क्या है, ट्रांजिट क्या है, आपके मन में डाउट आ रहा होगा, इसको हम आराम से समझ लेते हैं। देखिएगा, एक इंडिया हमारा मुंबई का पोर्ट है, एक हमारा कोलकाता का पोर्ट है और एक हमारा श्रीलंका का पोर्ट है सर। यहां पर शिप यहां पे आती है हमारी, शिप के अंदर जो गुड्स है वो कोलकाता के लिए है सर, कोलकाता के लिए। शिप के अंदर गुड्स है श्रीलंका के लिए और साथ में है जापान के लिए सर। ठीक है, यहां जहां छोड़ने के लिए गुड्स शिप लेके आई है सर, तो गुड्स उतार देती है यहां पर। जो उनसे गुड्स उतरने हैं यहां पर कोलकाता वाली, देखिएगा ये शिप है वो कोलकाता नहीं जाएगी सर, ये शिप है वो कोलकाता नहीं जाएगी सर। तो कोलकाता कौन जाएगा, कोई और शिप है वो यहां से जाएगी, कोलकाता इसको छोड़ के आएगी सर। ठीक है जी। ये बाहर से लेके आया है पर इसको उतारना है कोलकाता के अंदर, पर ये कोलकाता इसको जा नहीं रहा, तो किसी और शिप को इसने काम सौंप दिया है, वो शिप यहां से उसको उठा करके कोलकाता लेके जाएगी सर। ठीक है जी। इसको हम क्या बोलते हैं सर, इसको हम बोलते हैं ट्रांसशिप सर, ट्रांसशिपमेंट सर। गुड्स कैन बी ट्रांसशिप्ड फ्रॉम वन पोर्ट ऑफ इंडिया टू अनदर पोर्ट और फॉरेन पोर्ट विदाउट ड्यूटी सर, विदाउट ड्यूटी। तो इसने गुड्स यहाँ पे उतारा और आगे इस पे वहां पे लेके जा रहा है, तो दोबारा ड्यूटी नहीं आएगी, एक बार ड्यूटी पे करनी पड़ेगी क्योंकि इंडिया के अंदर इंपोर्ट हुआ है, लेकिन यहां से इस पोर्ट से लेकर इस पोर्ट पे लेके जाने पर ड्यूटी नहीं आएगी सर। जो आपने ट्रांसशिप किया है इस पे ड्यूटी नहीं आएगी, इंपोर्ट पे ड्यूटी आएगी सर। जो आपने ट्रांसशिप किया है इस पे ड्यूटी नहीं आएगी सर। ठीक है जी। इसको हम बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट। अगर गुड्स उतर गए हैं और दूसरी यहां पर बोट आ रही है, दूसरी बोट आ रही है, दूसरी शिप आ रही है, उस पर गुड्स को लोड किया जा रहा है, वो लेके जा रही है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट। अगर गुड्स उतरे, अगर गुड्स उतरे इसको हम बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट। ठीक है, ये छोड़ाएगी इसको कोलकाता बाद में। और कुछ गुड्स यहां पे ऐसे हैं जो जा रहे हैं जापान, जो श्रीलंका जा रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, देखिए यहां पे गुड्स उतार दिए इसने कोलकाता के अंदर। कुछ गुड्स में ऐसे हैं जो जाने हैं जापान के लिए, जो जाने हैं श्रीलंका के लिए सर। श्रीलंका तो जा ही रही है शिप, तो श्रीलंका पहुंच जाएगी और यहाँ पे गुड्स की क्या कर देगी, यहाँ पे अनलोडिंग कर देगी सर। इसको बोलते हैं ट्रांसशिप्ड सर, ट्रांसशिप्ड। गुड्स कैन बी ट्रांसशिप्ड फ्रॉम वन पोर्ट ऑफ इंडिया टू फॉरेन पोर्ट विदाउट ड्यूटी। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गुड्स यहाँ पे इंडिया में एंटर कर दिए थे, गुड्स इंडिया में एंटर हो गए थे यहाँ पर, अरे तो इंपोर्ट हो गया, पर यहाँ पर हमने अनलोडिंग करी नहीं, यहाँ पे हमने क्लियर किया ही नहीं, उसको आगे लेके जा रही है श्रीलंका के लिए। हमने पहले देखा था जब तक वो कस्टम बैरियर में गुड्स एंटर नहीं करता, जब तक वो बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं होती, इंपोर्ट कंप्लीट ही नहीं होता। दैट्स वाई जो गुड्स है उसमें पड़े हुए हैं, हम यहाँ पे अनलोड नहीं करे हैं,
उसको हम आगे श्रीलंका लेके जा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रांसशिप। यहां से गुड अनलोड नहीं हुआ, अगर वो अनलोड होता कोई और शिप लेके जाते, इसको हम बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट सर। अगर गुड्स अनलोड नहीं हुआ उसी शिप के ऊपर है, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिट सर, ट्रांजिट फ्रॉम वन पोर्ट ऑफ इंडिया टू फॉरेन पोर्ट विदाउट ड्यूटी सर, इस पे ड्यूटी नहीं आएगी सर, ठीक है जी, इंपोर्ट हुआ ही नहीं इंडिया के अंदर। ये बात क्लियर है आपको, बुक से पढ़ लें इसको, चलेगा। सो सेक्शन नंबर हमारा 53 है ट्रांजिट और 54 है ट्रांसशिपमेंट्स। ट्रांजिट में क्या होता है, जो गुड्स हैं वो रहते हैं सेम कन्वेंस के ऊपर, उतरते नहीं है उससे। जो ट्रांसशिपमेंट होता है कन्वेंस चेंज हो जाता है सर, वहां से गुड्स हमने अनलोड कर दिए थे और एक बाद में कहां गए थे, कोलकाता गए थे सर। ये कोलकाता कौन लेके गया था इसको, डिफरेंट शिप लेके गई थी सर, डिफरेंट शिप इसको लेके गई थी सर। So goods unloaded from one conveyance and loaded in the another sir. Continuity in record sir. रिकॉर्ड यहाँ पे सेम रहते हैं, यहाँ पे रिकॉर्ड सेम नहीं रहते सर, क्योंकि ट्रांसफर किए जाते हैं नदर कन्वेंस के अंदर, तो इसका रिकॉर्ड चेंज हो जाते हैं सर। हाँ, जो प्रोविजन है वो अप्लाई करते हैं ओनली इन कस्टम पोर्ट या फिर एयरपोर्ट, मतलब शिप के थ्रू या फिर एयर के थ्रू सर। अगर आप ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं तो ये अप्लाई नहीं करता, और सर्टेन स्पेसिफाइड कंडीशन को भी आपने फुलफिल करना होता है सर, ठीक है जी। ये पिक्चर मैंने आपको यहाँ पे दी है, चलेगा। तो आज हमारा ये चैप्टर होता है एंड, ओके। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्वेश्चन आंसर सर। तो इस लेक्चर में मैं ऐड नहीं कर रहा क्वेश्चन आंसर, उसका क्या होगा, आपको अगर आपने पीडी लिया है, पेन ड्राइव लिया है, या फिर अगर आपने गूगल ड्राइव लिया है सर, तो आपका अलग से एक फोल्डर होगा, उस फोल्डर में चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 ऐसे आपका वीडियो लेक्चर बने होंगे, उससे अकॉर्डिंग हम जो लेक्चर है वो कवर कर लेने हैं। अभी आप खोलिएगा, उसके अंदर आपका जीडी है, जो आपका पीडी है, उसमें फोल्डर होगा क्वेश्चन आंसर ऑफ कस्टम सर। उसमें जो पहला लेक्चर है चैप्टर नंबर 1 का, वो आपने जो क्वेश्चन आंसर है वो आपने कवर कर लेने हैं सर, ठीक है जी। ओके, गुड बाय दोस्तों, पढ़ते रहें, खुश रहें, गुड बाय दोस्तों।